मुगलों से पहले भारतवर्ष की तस्वीर कुछ और ही थी। इंडिया छोटे छोटे राज्यों में बंटा हुआ था। हर राज्य अपनी पहचान, अपनी संस्कृति और अपनी महत्वाकांक्षाओं के साथ जी रहा था। नॉर्थ में राजपूत अपनी वीरता और आन बान शान के लिए जाने जाते थे। उनके किले और गढ़ आज भी उनकी गौरवशाली गाथाओं को बयां करते हैं। डेक्कन में सल्तनतें कला और संस्कृति का संगम थीं। गोलकुंडा और बीजापुर जैसे शहर उनकी समृद्धि और शक्ति के प्रतीक थे, और साउथ में फलते फूलते राजघराने। विजयनगर साम्राज्य अपनी भव्यता और प्रशासनिक कौशल के लिए प्रसिद्ध था। ये राज्य अक्सर आपस में भिड़ते रहते थे, सत्ता और जमीन के लिए संघर्ष करते रहते थे। उनकी सीमाएं बदलती रहती थीं, कभी इस राजा का दबदबा होता तो कभी उस राजा का, और एकता तो बस एक दूर का सपना था, एक ऐसा सपना जो शायद ही कभी पूरा हो पाता। इसी बिखरे हुए देश में सेंट्रल एशिया से मुगल आए, एक नई ताकत बनकर, सिर्फ हमलावर बनकर नहीं, बल्कि अपने साथ एक नई संस्कृति, एक नई विचारधारा और एक नई हुकूमत लेकर आए थे। बल्कि एक ऐसे साम्राज्य के संस्थापक बनकर जिसकी नींव भारत में हमेशा के लिए रखी जाने वाली थी, जिसने 200 साल से ज्यादा राज किया। एक ऐसा शासन जिसने भारत की तकदीर बदल दी। उनका शासन हिमालय से लेकर कन्याकुमारी तक फैला, डेक्कन तक फैला और पूरे उपमहाद्वीप को एक सूत्र में बांधने का प्रयास किया, और उसकी छाप आज भी दिखाई देती है। उनकी बनाई इमारतें, उनकी कला और उनकी संस्कृति आज भी हमारे दिलों में बसी हुई है। मुगलों को इंडिया की बेहिसाब दौलत, सोने चांदी और हीरे जवाहरात ने आकर्षित किया और यहाँ की राजनीतिक फूट ने खींचा, क्योंकि वे जानते थे कि विभाजित राज्यों को हराना आसान होगा, जिससे जीतना मुमकिन हो पाया। अगर भारत एकजुट होता तो शायद मुगलों का सपना कभी पूरा नहीं हो पाता। दिल्ली सल्तनत कमजोर और सिकुड़ती हुई अपने अंतिम दिन गिन रही थी। एक पावर वैक्यूम छोड़ गई थी, एक ऐसा खालीपन जिसे भरने के लिए हर कोई तैयार था। क्षेत्रीय ताकतें अपनी आजादी का ऐलान कर रही थीं और अपने अपने राज्यों को मजबूत करने में लगी हुई थी, और एक मुत्तहद साम्राज्य का ख्याल तो जैसे खो ही गया था। हर कोई अपने में मस्त था और किसी को भी देश की चिंता नहीं थी। इसी उथल पुथल के बीच एक नया सितारा उदय होने वाला था। कदम रखा ज़हीरुद्दीन मोहम्मद बाबर ने, एक ऐसा नाम जो इतिहास के पन्नों में हमेशा के लिए दर्ज हो गया, जो तैमूर और चंगेज खान का वंशज था। उसके रगों में योद्धाओं का खून दौड़ रहा था। उसके आने से भारत का भविष्य बदलने वाला था। एक नई इंपीरियल डेस्टिनी का मंच तैयार हो गया था, एक ऐसा डेस्टिनी जो भारत को एक नई दिशा देने वाला था। मुगल साम्राज्य की सुबह भारत के इतिहास में एक नया अध्याय लिखने वाली थी। इंडिया की हिस्ट्री को हमेशा के लिए बदल देने वाली थी, और इस बदलाव की शुरुआत बाबर के आगमन से हुई। बाबर, एक नाम, एक योद्धा, एक बादशाह। वो तैमूर और चंगेज खान का वारिस था, जिसकी रगों में कॉन्करर्स का खून दौड़ रहा था। उसके पूर्वजों की महत्वाकांक्षाओं और सैन्य कौशल की विरासत उसे आगे बढ़ने के लिए प्रेरित कर रही थी। सेंट्रल एशिया में मिली नाकामियों की वजह से साउथ की तरफ आने पर मजबूर हुआ। एक साम्राज्य बनाने का उसका सपना, जो फरगना की घाटियों में शुरू हुआ था, अब उसे हिंदुस्तान के मैदानों में पूरा करना था। इंडिया की दौलत, उसकी उपजाऊ भूमि और व्यापार के अवसर बाबर के लिए एक चुंबक की तरह थे, और कमजोर होती लोधी सल्तनत उसे बुला रही थी। दिल्ली सल्तनत, जो कभी एक शक्तिशाली शक्ति थी, अब आंतरिक कलह और अक्षम नेतृत्व के कारण कमजोर हो रही थी। कुछ नाराज नोबल्स के बुलावे पर बाबर ने इंडिया में कदम रखा, एक ऐसा कदम जो इतिहास को हमेशा के लिए बदल देगा। और 1526 में पानीपत में सुल्तान इब्राहिम लोधी का सामना किया। यह एक निर्णायक क्षण था, जहां दो महत्वाकांक्षाएं, दो संस्कृतियां और दो सैन्य रणनीतियां आपस में टकरा गईं। बेहतरीन टैक्टिक्स और गन पाउडर आर्टिलरी का इस्तेमाल करके बाबर ने अपनी सेना को एक अपराजेय शक्ति में बदल दिया। बाबर की छोटी सी फोर्स ने लोधी आर्मी को कुचल दिया। इब्राहिम लोधी की हार के साथ दिल्ली सल्तनत का अंत हो गया और भारत में मुगल शासन की शुरुआत हुई। मुगल साम्राज्य का जन्म तो हो गया, लेकिन बाबर के चैलेंजेस अभी खत्म नहीं हुए थे। उसे अभी भी अपनी सत्ता को मजबूत करना था और अपने साम्राज्य का विस्तार करना था। उसने अपने राज को सिक्योर करने के लिए राजपूत कन्फेडरेसीज, जो अपनी बहादुरी और स्वतंत्रता के लिए जाने जाते थे, उनसे लोहा लिया, और अफगान चीफ से लड़ाइयां लड़ी, जो अभी भी दिल्ली सल्तनत को पुनर्जीवित करने की उम्मीद कर रहे थे। बाबर सिर्फ एक विजेता नहीं था, उसकी मेमोइर्स, बाबरनामा, एक आत्मचित्रण है जो उसकी सोच, उसकी भावनाओं
और उसके समय की झलक पेश करता है। उसकी दुनिया की एक जीती जागती विंडो पेश करती है, जिससे हमें उस युग के बारे में और बाबर के व्यक्तिगत अनुभवों के बारे में पता चलता है। उसकी जीतों ने एक ऐसे डायनेस्टी की फाउंडेशन रखी जो आने वाले सदियों में भारतीय इतिहास, कला और संस्कृति को गहराई से प्रभावित करेगी, जिसने पीढ़ियों तक इंडिया को एक नया रूप दिया और एक ऐसी विरासत छोड़ी जो आज भी हमारे साथ है। मुगलों की स्टोरी सही मायनों में शुरू हो चुकी थी, एक ऐसी कहानी जो शक्ति, कला और संस्कृति के संगम का प्रतीक बनेगी। बाबर और हुमायूं के टर्बुलेंट पीरियड के बाद अकबर 13 साल की उम्र में गद्दी पर बैठा। बैरम खान के गाइडेंस में अकबर ने जल्द ही चार्ज संभाला, साम्राज्य को फैलाया और स्टेबलाइज किया। उसकी सुलह ए कुल की पॉलिसी यानी सबके लिए शांति ने रिलीजियस टॉलरेंस को बढ़ावा दिया और भेदभाव वाले टैक्सेस खत्म कर दिए। अकबर के रिफॉर्म्स जैसे मनसबदारी और लैंड रेवेन्यू सिस्टम्स ने साम्राज्य को मजबूत किया और प्रॉस्पेरिटी लाए। उसने राजपूतों के साथ अलायंसेस किए, उन्हें अपने एडमिनिस्ट्रेशन में इंटीग्रेट किया। अकबर के राज्य में मुगल साम्राज्य बहुत वास्ट और स्टेबल हो गया, जिसकी इज्जत पूरी वर्ल्ड में थी। उसकी लेगेसी एकता, इनोवेशन और कल्चरल ब्रिलियंस की थी। अकबर की लेगेसी ने एक मजबूत नींव रखी जिस पर उनके उत्तराधिकारियों ने निर्माण किया। जहांगीर और शाहजहां के दौर में मुगल साम्राज्य ने कला और संस्कृति के क्षेत्र में अभूतपूर्व ऊंचाइयों को छुआ, आर्ट और आर्किटेक्चर के सुनहरे युग का रास्ता बनाया। यह वो समय था जब रचनात्मकता अपने चरम पर थी और सौंदर्य हर जगह विद्यमान था। जहांगीर, जो पेंटिंग का शौकीन था, कला के प्रति गहरा प्रेम रखता था, ने मुगल मिनिएचर्स को नई हाइट्स पर पहुंचाया। अपनी बारीकी और सुंदरता के लिए जाने जाते थे। जबकि उसकी पत्नी नूरजहां ने, जो खुद भी एक प्रभावशाली शख्सियत थीं, पॉलिटिक्स और खूबसूरती की समझ पर असर डाला। उनके योगदान ने दरबार की संस्कृति को और भी समृद्ध किया। शाहजहां के रेन में कई मशहूर मॉन्यूमेंट्स बने जो आज भी मुगल वास्तुकला की भव्यता की गवाही देते हैं। रेड फोर्ट, जो उनकी शक्ति और वैभव का प्रतीक है, जामा मस्जिद, जो भारत की सबसे बड़ी मस्जिदों में से एक है, और सबसे बढ़कर ताजमहल, दुनिया के अजूबों में से एक। ताजमहल, जो मुमताज महल की याद में बनवाया गया था, एक अमर प्रेम कहानी का प्रतीक है, प्यार और मुगल आर्टिस्ट्री का सिंबल बन गया। इसकी जटिल नक्काशी और शानदार वास्तुकला हर साल लाखों पर्यटकों को आकर्षित करती है। शाहजहां की नई कैपिटल शाहजहानाबाद एक सुनियोजित शहर था जो साम्राज्य की ग्रैंडियर दिखाती थी। इसकी चौड़ी सड़कें, शानदार महल और हरे भरे उद्यान इसकी समृद्धि का प्रमाण थे। मुगल आर्किटेक्चर में विभिन्न संस्कृतियों का प्रभाव स्पष्ट रूप से दिखाई देता है। पर्शियन, टर्किश और इंडियन स्टाइल्स का मेल था, जिसने एक अनूठी शैली को जन्म दिया, जिसने एक लास्टिंग लेगेसी छोड़ी। ये विरासत आज भी भारतीय कला और वास्तुकला को प्रेरित करती है। ये एरा मुगल कल्चरल अचीवमेंट का शिखर था। साम्राज्य की शान का कोई मुकाबला नहीं था। यह एक ऐसा दौर था जिसे इतिहास में हमेशा याद रखा जाएगा। शाहजहां के बाद औरंगजेब ने पावर हथिया ली और कट्टर तरीके से राज किया। उसने अकबर की टॉलरेंट पॉलिसीज को पलट दिया, जजिया टैक्स फिर से लगा दिया और गैर मुस्लिम रिवाजों को निशाना बनाया, जिससे लोगों में रिजेंटमेंट भड़क गया। औरंगजेब की लगातार वॉर्स ने साम्राज्य को तो फैलाया, लेकिन उसके खजाने खाली कर दिए और इकोनॉमी को डांवाडोल कर दिया। नॉर्थ से उसकी एब्सेंस ने सेंट्रल कंट्रोल को कमजोर कर दिया। रिबेलियंस भड़क उठे। शिवाजी के मराठे, जाट, सिख और दूसरों ने मुगल अथॉरिटी को चुनौती दी। अंदरूनी झगड़ों और इकोनॉमिक हार्डशिप ने साम्राज्य के फ्रैगमेंटेशन के संकेत दे दिए थे। डिक्लाइन के बीज बोए जा चुके थे। 1707 में औरंगजेब की डेथ मुगल डिक्लाइन की शुरुआत थी। कमजोर, शॉर्ट लिव्ड एम्परर्स और गद्दी के लिए लगातार होती सक्सेशन वॉर्स ने सेंट्रल अथॉरिटी को बिखेर दिया। एम्बिशियस नोबल्स और प्रोविंशियल गवर्नर्स ने अपने इंडिपेंडेंट स्टेट्स बना लिए। नादिर शाह और अहमद शाह अब्दाली के फॉरेन इन्वेजन्स ने दिल्ली को बर्बाद कर दिया और साम्राज्य को और भी कमजोर कर दिया। मुगल सल्तनत अपनी पुरानी शान की परछाई भर रह गई, बस दिल्ली तक कन्फाइंड होकर। लॉ एंड ऑर्डर पूरी तरह बिगड़ गया और साम्राज्य की ग्लोरी फीकी पड़ गई। नई पावर्स के उभरने का मंच तैयार हो चुका था। जैसे जैसे मुगल बिखर रहे थे, यूरोपियन ट्रेडिंग कंपनीज, खासकर ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, और ज्यादा बोल्डर होती जा रही थी। इंडिया की इंस्टेबिलिटी का फायदा उठाकर
कंपनी ने यहाँ की लोकल पॉलिटिक्स में दखल देना शुरू कर दिया और अपनी आर्मीज बना ली। प्लासी 1757 और बक्सर 1764 की विक्ट्रीज ने अंग्रेजों को बंगाल पर कंट्रोल और बहुत सारा रेवेन्यूज दे दिया। कंपनी ने वॉर ट्रीटीज और एनेक्सेशन के जरिए अपना राज फैलाया। मुगल बादशाह बेबस पेंशनर बन गए, रेड फोर्ट में कैद। अंग्रेजों ने धीरे धीरे मुगल अथॉरिटी को पूरी तरह ढक लिया और इंडिया का पॉलिटिकल लैंडस्केप बदल दिया। फॉरेन डोमिनेंस का एक नया एरा शुरू हो चुका था। बहादुर शाह जफर, आखिरी मुगल एम्परर, सिर्फ नाम का शासक था, असली पावर तो अंग्रेजों के हाथ में थी। 1857 में ग्रेट रिबेलियन भड़का और जफर को उसका सिंबॉलिक लीडर घोषित किया गया। कुछ पल के लिए दिल्ली पर फिर से मुगल फ्लैग लहराया। अंग्रेजों ने अपराइजिंग को कुचल दिया, दिल्ली पर दोबारा कब्जा किया और जफर को बर्मा भेज दिया। उसके सन्स को मार दिया गया, जिससे मुगल लाइन खत्म हो गई। 1858 में ब्रिटिश क्राउन ने इंडिया का डायरेक्ट कंट्रोल अपने हाथ में ले लिया। मुगल एरा खत्म हो गया। एक ऐसा चैप्टर बंद हो गया जिसने सदियों तक इंडिया को बनाया था। मुगलों की लेगेसी तो जिंदा रहेगी, लेकिन उनका एम्पायर जा चुका था। मुगल साम्राज्य की लेगेसी इंडिया के ताने बाने में बसी हुई है। उनका सेंट्रलाइज्ड एडमिनिस्ट्रेशन, रेवेन्यू सिस्टम्स और मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन ने बाद के शासकों और आज के मॉडर्न इंडिया को भी इन्फ्लुएंस किया। मुगल आर्किटेक्चर, ताजमहल, रेड फोर्ट, फतेहपुर सीकरी आज भी आइकॉनिक है। उनके एरे में एक शानदार कल्चरल मेल जोल हुआ आर्ट, म्यूजिक, लिटरेचर और क्विजीन खूब फले फूले। उर्दू और हिंदुस्तानी लैंग्वेजेस खूब पनपी और मुगलई क्विजीन आज भी मजा देता है। मुगल सिर्फ कॉन्करर्स नहीं थे, वे इंडिया की आइडेंटिटी का हिस्सा बन गए। उनके एरा को समझना इंडिया के पास्ट और प्रेजेंट को समझने के लिए बहुत जरूरी है। मुगलों की स्टोरी इंडिया की यादों में आज भी जिंदा है।